अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल है फोर्स एंड मोशन। यानी फोर्स क्या होती है, फोर्स जाहिर लगाना, और उसकी वजह से जो चीज़ों में मूवमेंट आती है, इसको हमने समझना है। और रीडिंग आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs को समझने के लिए, तैयार करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें अब शुरू में जो है कंसेप्ट है स्केलर्स और वेक्टर्स का। ये जो शुरू में 4-5 लाइनें उसने लिखी हुई हैं, जो मैंने देखी यहाँ तक ब्रैकेट में भी किया हुआ है, कि यहाँ बेसिकली उसने ये बताया हुआ है कि ये जो स्केलर्स और वेक्टर्स हैं, ये हमारी बेस क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स के अंदर। क्योंकि इनको अगर आप समझेंगे तो इससे फर्दर और आगे से जो है एडवांसमेंट आप पढ़ते हैं इसके अंदर। और बाकी ये है कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी समझने में आसानी होती है। सो मेन काम जो है यहाँ से स्टार्ट होता है कि स्केलर्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ 9-10 में कि स्केलर वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको शो करने के लिए सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड का सहारा लेना इनफ होता है। मैग्नीट्यूड सिर्फ दे दें तो पता चल जाता है कि ये चीज़ क्वांटिटी जो है उसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देती है। जैसे हमारा मास है, तो हम कहते हैं जी ये 40 किलोग्राम का है, तो अब जब 40 किलोग्राम लिख देते हैं तो 40 लिख दिया, 40 kg साथ उसकी यूनिट लिख दी, तो कम्प्लीटली वो एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ जो है, इसका जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है इसके अंदर 40 है। ठीक है, अगर हमारी स्पीड है तो हम कह रहे हैं जी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं, तो क्वांटिटी है और साथ उसकी यूनिट हम बता देते हैं तो हमें कम्प्लीटली वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। तो इसी को हम स्केलर कहते हैं। सो स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज़, या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिजिकल आपको पता है वही चीज़ें जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर डिस्क्राइब्ड, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सोलली, यानी पूरा का पूरा बाय द मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही। यानी मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? साइज़, उस चीज़ का साइज़ बता सकते हैं या उसकी अमाउंट बता सकते हैं कि इतने किलो है, इतनी ये चीज़ है, विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये इसमें मेन काम है कि स्केलर में हमें उसकी डायरेक्शन की बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्शन के बगैर भी बताएंगे तो वो चीज़ कंप्लीटली हो जाती है। और कहता है द स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस, डेफिनेटली इसमें फिर डायरेक्शन नहीं होती, एंड कैन बी फुल्ली करेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल नंबर, और एक नंबर से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है और साथ उसकी यूनिट लिख दी जाती है। एग्जाम्पल्स ये पढ़नी ज़रूरी हैं क्योंकि देखें यहाँ एक किस्म की उस चीज़ की डेफिनेशन भी आ जाती है और स्केलर की एग्जाम्पल भी आ जाएगी कि भाई ये चीज़ जो है स्केलर्स होती हैं। अब मास, जाहिर है मास क्या चीज़ है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ये एक किस्म की सारी डेफिनेशन भी है, ठीक है, कि किसी चीज़ के अंदर उसका मैटर कितना है, मादा कितना है। फॉर एग्जाम्पल 2 kg। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जितना फासला तय करती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। अगेन उसमें डायरेक्शन के बगैर आप बता देंगे भाई इधर से लेके यहाँ तक गए हैं, अब किस डायरेक्शन में गए हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर एग्जांपल 50 मीटर्स हैं, 60 मीटर्स हैं एंड सो ऑन। स्पीड है, तो स्पीड क्या होती है? द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, कोई कार वगैरह जो है किस रेट से फासले को तय करती है। रेट का मतलब यही होता है कि उसको आप टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो फासले को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो स्पीड की डेफिनेशन आ जाती है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम जो है, टाइम क्या होता है? द ऑनगोइंग सीक्वेंस, ऑनगोइंग चलता हुआ सीक्वेंस, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे के बाद तीसरा पॉइंट, इसको सीक्वेंस कहते हैं। द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वाकयात का चलते रहना, एक वाक्य के बाद दूसरा वाक्य, ठीक है। टाइम को इसी तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई देखे ना, एक वाक्य हुआ जी मैं सुबह उठा, और एक वाक़या हुआ कि मैंने जी वो नाश्ता किया, तो उस ड्यूरेशन में कितना जो है वो चीज़ गुजर गया, कितना वक्त गुजर गया, तो वक्त को इस तरह से डिफाइन कर लिया जाता है। द ऑनगोइंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वाक़यात का एक फ्लो बनते जाना, टेकिंग प्लेस जो हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स एंड सो ऑन, ज़ाहिर जैसा भी है। एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। ये हमने 9-10 में भी डेफिनेशन पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल 25 जॉल्स, ज़ाहिर एनर्जी को जॉल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है? अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि देखे ना, टेम्परेचर क्या है? दर्जा हरारत। अब दर्जा हरारत किसी भी बॉडी का होगा, एयर का होगा, लोहे का होगा, कोई भी चीज़ है तो उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से ही उसकी गर्माहट और ठंडा होने का पता चल रहा होता है। तो जितनी ज़्यादा मूवमेंट होती है, देख रहे कोई बर्तन अगर गर्म है तो गर्म होने का मतलब क्या होता है? उसके पार्टिकल ज़्यादा स्पीड से हरकत कर रहे हैं।
ठीक है। तो उसमें पार्टिकल्स में दो तरह की एनर्जी होती है, एक काइनेटिक होती है, एक पोटेंशियल होती है। एक पार्टिकल ऊंचा है, एक नीचा है, ठीक है, उसकी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो वो दो तरह की एनर्जी दोनों को मिला के उन दोनों की एनर्जी को हम टेम्परेचर कह देते हैं। अब मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ के अंदर जो उनकी काइनेटिक एनर्जी की एवरेज, जाहिर है क्योंकि पार्टिकल्स तो फिर वो लाखों करोड़ों होंगे ना, अरबों होंगे, तो उन सब की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम क्या कहेंगे, वो टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन्स एंड सो ऑन। सो ये देखिए एग्जांपल्स भी साथ दे रहा है और साथ उसकी डेफिनेशन भी दे रहा है। ये सारी डेफिनेशन हमें आनी चाहिए और स्केलर की तो डेफिनेटली हमें याद करनी है। उसके बाद फिर वो वेक्टर की डेफिनेशन दे देता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यहाँ एज भी लगा लें, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मतलब वही कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी जो है वो कितनी है, चीज़ कितनी है वो, तो उसको नंबर से भी रिप्रेजेंट कर देना, लेकिन साथ के साथ उसकी डायरेक्शन भी शो करा देना, तो इसको हम वेक्टर कहते हैं। अब वेक्टर के अंदर भी देखें डिफरेंट चीज़ों की डेफिनेशंस हैं, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हुए इन सारों चीज़ों की डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। पहले डिस्प्लेसमेंट, अब देखें वहाँ डिस्टेंस था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट वही फासला ही होता है लेकिन जिसमें डायरेक्शन होती है। द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की जगह का चेंज हो जाना। इट हैज़ लेंथ, उसमें ज़ाहिर है लंबाई है, और डिस्टेंस है यानी कि मैग्नीट्यूड आ जाएगा, भाई 50 मीटर जा रहे हैं, 60 मीटर जा रहे हैं, एंड अ डायरेक्शन, लेकिन साथ डायरेक्शन भी होगी। जैसे कह रहा है 10 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट, 10 मीटर फासला तय करना है वेस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन भी साथ आ गई, तो डायरेक्शन आएगी तो फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी, वहाँ पे स्पीड थी, यहाँ वेलोसिटी है, और वेलोसिटी भी यही है कि यहाँ पे डायरेक्शन साथ बता देंगे, स्पीड बताएंगे साथ डायरेक्शन। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देखें कितनी ज़बरदस्त डेफिनेशन वो बता रहा है कि होगी वो स्पीड ही लेकिन एक खास डायरेक्शन में होगी। अगेन 50 किलोमीटर पर आवर है टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ईस्ट वेस्ट वगैरह बता दिया। और एक्सेलरेशन जो है ये तो होता ही वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी ज़ाहिर है जो हम किसी चीज़ को उसकी जो स्पीड है बढ़ा रहे होते हैं या कम कर रहे होते हैं तो वो भी ज़ाहिर है डायरेक्शन उसमें मौजूद होती है। द रेट, और वैसे भी एक्सेलरेशन बनता किससे है, वेलोसिटी से। वेलोसिटी को जब आप चेंज करते हैं तो वहाँ से एक्सेलरेशन आता है ना, तो जब वेलोसिटी ही वेक्टर है तो उससे जो बनने वाली अगली चीज़ है वो भी वेक्टर ही होनी है। अब एक्सेलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और उसमें ज़ाहिर है अब ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी की अमाउंट चेंज हो जाए या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो दोनों तरह से वो एक्सेलरेशन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज होना चाहिए बस, ठीक है, वेलोसिटी के अंदर। और इसके बाद फोर्स है, तो फोर्स बेसिकली किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, बेसिकली ये फोर्स है। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पे धक्का लग रहा है या उसको अपनी तरफ का खींच रहे हैं। डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये भी ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड से होता है और डायरेक्शन से होता है। 20 न्यूटन टू द राइट, ठीक है। अब जैसे हमारा वेट है तो वो देखें वेट भी हमारा जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक्ट कर रहा होता है। हम सारी चीज़ों का जो वेट होता है वो ज़मीन खींच रही है ना, उसकी ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से हमारा वेट डाउनवर्ड जो है वो, तो वेट भी है वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास तो बेसिक चीज़ें देखें, स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन याद करना, और इसके अंदर जितनी उसकी एग्जांपल हैं ये सारी हमें डिफ़ाइन करनी आनी चाहिए। और ज़ाहिर है जब डिफ़ाइन करनी आएंगी तो हम साथ उनके एज ए एग्जाम्पल जो है उसको मैंशन कर सकते हैं। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स को हम ग्राफ के ज़रिए से शो करा सकते हैं। और जब भी ये लफ्ज़ आता है ना ग्राफ, तो ग्राफ का मतलब यही होता है कि वो जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, 2 डायमेंशनल चीज़ें बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, तो उसके अंदर हम किसी वेक्टर को शो कराते हैं। और आपको पता है वेक्टर को शो कराने के लिए ऐसे एक स्ट्रेट लाइन्स है, हम उसको शो कराते हैं और ऊपर जो है वो एरो हेड बना देते हैं, और यहाँ से वो स्टार्ट ले रहा है, उधर को जा रहा है, और जितनी इसकी लेंथ होती है उतनी ही उसका मैग्नीट्यूड होता है उस चीज़ का, ठीक है। अब जैसे 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन का 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे और साथ स्केल बता देते हैं, भाई इतने स्केल है ये, कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये भी हमने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अ गुड वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी इज टू यूज अ वेक्टर डायग्राम, कि उस वेक्टर की एक डायग्राम बना लें, इन विच वेक्टर्स आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय एरोज, एरोज के जरिए वेक्टर को शो कराते हैं। द लेंथ ऑफ द एरोज, वही बात जो मैंने बताई कि उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए इन
इंडिकेट द मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड बताती है उस चीज़ का। एंड द हेड ऑफ द एरो शोज, यानी हेड जो है, यानी जिधर को हम हेड बना रहे हैं वो उसकी बेसिकली डायरेक्शन बताएगा। अब ये मैंने इधर को बनाया तो ज़ाहिर वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, तो जिधर को बनाएंगे दैट मीन्स के डायरेक्शन उधर की है। अब ज़ाहिर है जब हमने डायरेक्शन साथ बतानी होती है तो ऐसे करके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो वो भी बना लेते होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि ये डायरेक्शन भी साथ आ जाती है। वेक्टर्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय बोल्ड लेटर्स, ये भी ज़ाहिर पता होना चाहिए, एमसीक्यूज वगैरह में आ जाता है कि वेक्टर्स को बोल्ड लेटर्स से देखना, वी और एफ लिखा हुआ है, एक तो ये कैपिटल लेटर्स होते हैं और दूसरा इनको बोल्ड जो है वो थोड़ा गाढ़ा करके लिखा जाता है। आर एन एरो हेड, या फिर ये है कि अगर ऐसे नहीं लिखना तो ये ए लिखा है तो उसके ऊपर एरो छोटा सा बना दें, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन उसके ऊपर एरो बना दें तो फिर भी पता चल जाता है कि ये वेक्टर्स हैं। अब इसमें याद करने वाला नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला है, ठीक है। या अगर वो यही कह ले कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की कैसे होती है तो वो हम ये ज़ाहिर है कि ये 2-3 लाइनें उसकी जो है बता सकते हैं। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आ जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। आपको याद होगा 9th के अंदर भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसमें डेफिनेशन भी आ जाती थी, 2-3 डेफिनेशनें थी और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी ये डेवलप किया जाता था, तो उस लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इसकी डायग्राम को समझने, तो इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि डायग्राम ज़रा अच्छी तरह समझ आ जाए। अब देखिए ये जो रेड कलर में बनाया हुआ है ना, ये पिंक होता है कलर, पता नहीं रेड है, तो रेड या पिंक जो भी है, तो ये वाला देखें एक वेक्टर हमने ए शो कराया हुआ है और उसको देखें इधर से ये एक्स एक्सिस और इधर से ये ऊपर की तरफ वाई एक्सिस हमने शो कराया। अब जाहिर है कि हमारा वेक्टर ए जो है, वेक्टर का नाम ए है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो एंगल बनाना है ना उसने, तो ये थीटा भी है, जाहिर है आगे फार्मूले में इन्वॉल्व होना है। अब यहाँ वो ये कहता है कि ए का प्रोजेक्शन बनाए ये एक्स एक्सिस पे और ए का प्रोजेक्शन बनाए वाई एक्सिस पे। प्रोजेक्शन कहते हैं एक किस्म का साया समझ लें कि लेट्स सपोज जी ऊपर यहाँ पे सूरज है या रोशनी है तो उसका जो साया है फिर नीचे ज़मीन पे पड़ेगा, और अगर इधर रोशनी है वगैरह वगैरह तो फिर इधर से इसका साया जो है वो इस साइड पे इस वाली दीवार पे पड़ेगा। अब वाई एक्सिस को ऐसे दीवार समझ लें, तो बहरहाल इस तरह से इसको समझ लें, या सिंपल हम ये कहते हैं कि जहाँ पे एरो हेड खत्म हो रहा है ना वहाँ से परपेंडिकुलरली उसको नीचे ले आए। ये ज़ाहिर है मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ऐसे करके परपेंडिकुलरली नीचे की तरफ ले आए तो फिर वहाँ से हमें पता चल जाता है कि इधर से लेके यहाँ तक जो है ये उसका एक्स कंपोनेंट होगा। ए है तो इस वाले नीचे वाले को हम ए के साथ एक्स कह देते हैं, और इसी तरह से इधर परपेंडिकुलरली इस साइड पे ले आएंगे तो ये जो डिस्टेंस बना है इधर से लेके ये वाला, तो इसको हम ए वाई का नाम देते हैं। ये जो ग्रीन वाला उसने शो कराया हुआ है, तो इस तरह से 2 कंपोनेंट बन जाते हैं, 2 हिस्से बन जाते हैं, पार्ट्स बन जाते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा ए है ना, अब देखें ए एंगल बना रहा है ऐसे करके, तो जब हम समझ ले फोर्स है, ये ताकत है, तो फोर्स जब किसी चीज़ पे लगा रहे होते हैं और वो चीज़ जो है ज़मीन पे इस ओ पॉइंट पे रगड़ खा रही है तो उस पर 2 तरह की फिर फोर्सेस बन जाती हैं। एक फोर्स 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है कि कुछ हिस्सा उसको ज़मीन के ऊपर ड्रैग कर रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है, और कुछ हिस्सा उसको ऊपर उठाने की भी कोशिश कर रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहीं पे फोर्स को, ये जो फोर्स ऐसे बनी हुई है, अब उसको ऐसे कर दे, 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो फिर क्या होगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो चीज़ यहाँ पे बक्सा पड़ा हुआ है और उसको हम रस्सी बांध के अब ज़ाहिर ऊपर को ऐसे करेंगे तो ऊपर को करने का मतलब यही होगा कि वो फिर ऊपर को उठेगी, क्योंकि अब 90 डिग्री पे आप एंगल लगा रहे हैं तो वो ज़मीन के ऊपर ऊपर तो नहीं चलेगी, ठीक है। तो इसका एक्स कंपोनेंट टोटली 0 हो जाएगा, तो सारे का सारा वाई कंपोनेंट बन गया। और आप ज़मीन पर रखी हुई है चीज़ और ऐसे करके लेट्स सपोज ये ज़मीन है और यहाँ चीज़ पड़ी हुई है, तो आप रस्सी बांध के बिल्कुल यहाँ ज़मीन के साथ लटका लेके साथ साथ लगा कर रस्सी को खींच रहे हैं, तो फिर सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगी, वाई की तरफ 0 हो जाएगी। लेकिन जब वो मिडल में है तो फिर कुछ हिस्सा एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, तो ये वही काम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसको साथ थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू। अब यह ज़रा कंपोनेंट की डेफिनेशन आ जाएगी कि एक कंपोनेंट जो है ये क्या होता है। कंपोनेंट ज़ाहिर है वही जो हम हिस्सा कह रहे हैं किसी वेक्टर का, ठीक है। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू, ये असल बात है, ये उसकी डेफिनेशन आ जाती है कि उस वेक्टर की ये असर करने वाली रकम है, असर करने वाली चीज़ है, असर इफेक्टिव, ये असल बात है
इन अ गिवन डायरेक्शन, ये आगे नई बात आ गई साथ उसके, कि उसका असर करने वाला हिस्सा एक नई डायरेक्शन में, क्योंकि जाहिर है हमारा वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक नई डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए का कितना इफेक्टिव हिस्सा जा रहा है, और वाई एक्सिस जो दूसरी नई डायरेक्शन है उसकी तरफ उसका दूसरा हिस्सा इफेक्टिव वाला वो कितना जा रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करके दिया। अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, एक खास सिमत के अंदर वो वेक्टर जो है कितना असर डाल रहा है, उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, उसको उसका कंपोनेंट कहते हैं। अब ज़ाहिर ये डेफिनेशन यहाँ तक ही आ जाती है। अब वेक्टर में भी कंसिडर, अब एक वेक्टर को अब दूसरे अंदाज में भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वेक्टर में भी कंसिडर एज द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द स्पेसिफिक डायरेक्शन। कहता है इसको आप इस तरह अंदाज से भी पढ़ सकते हैं कि ये जो ए वेक्टर है वो बेसिकली मजमुआ है ए एक्स वेक्टर का और ए वाई वेक्टर का। ठीक है, देखे ना, अगर लेट्स सपोज समझें ये बीच में ए नहीं है, सिर्फ आपके पास ए एक्स है और ए वाई है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो वेक्टर का जो होते हैं इनको हम किस तरह से ऐड करते थे, वो हेड टू टेल रूल पढ़ा था। अब ए एक्स देखें, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है ना, मैं यहाँ बनाता हूँ। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स है हमारा, अब ए वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो वो यहीं से देखे ना, वो क्या होता था कि एक पहले का जो एरो का हेड है दूसरे की टेल के साथ मिलाते थे, तो अब वो दूसरा जो है ए वाई वो इधर की तरफ हमारा चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये दो वेक्टर्स का मजमुआ क्या होगा, पहले वाले की जो बेस है और दूसरे वाले का जो एरो हेड है उसको फिर हम ऐसे करके मिलाते हैं, तो ये बेसिकली रिजल्टेंट हो जाता है। तो ये जो रिजल्टेंट देखिए वही आ रहा है जो ए वेक्टर है। तो कहते हैं इसको इस अंदाज में भी आप ले सकते हैं कि जो ओरिजिनल वेक्टर है वो अपने कंपोनेंट्स का एक बेसिकली मजमुआ होता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। अ वेक्टर में बी कंसिडर्ड एज द रिजल्टेंट, एक वेक्टर जो है ये मजमुआ होता है, आंसर होता है ऑफ इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग द स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो उसके एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस लॉन्ग जो उसकी डायरेक्शन है। इट इज़ यूजुअली कन्वीनियंट, कहता है कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है टू रिजॉल्व अ वेक्टर, कि एक वेक्टर को उसके हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू इट्स कंपोनेंट अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे है तो वाई एक्सिस ऐसे है, तो ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक दूसरे से 90 का एंगल बना रहे हैं, तो एक दूसरे को एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये देखें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको कर सकते हैं तैयार। लेट देयर बी अ वेक्टर, अब उसको एक्सप्लेन कर रहा है, यही जो हमने डायग्राम बनाई तो उस डायग्राम को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये कैसे हुआ। लेट देयर बी अ वेक्टर ए, जाहिर है कि एक वेक्टर ए है, रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन ओ पी, देखें ओ से पी की तरफ वो लाइन जा रही है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है। ड्रा प्रोजेक्शन ओ एम, वही बात के ओ से एम तक एक प्रोजेक्शन बनाए, ए का साया बनाए नीचे ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस, जाहिर है वो एक्स एक्सिस पे बनेगा, एंड प्रोजेक्शन ओ एन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस, यानी वेक्टर ए का ओ एन प्रोजेक्शन जो है वो वाई एक्सिस पे बना दें, ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया पहले। प्रोजेक्शन ओ एम बीइंग अलोंग एक्स एक्सिस, जाहिर है ओ एम जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए उसका नाम जो है ए एक्स रख देंगे, और दूसरा जो ओ एन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उस वाले पार्ट का नाम ए वाई रख देंगे। और हेड टू टेल रूल अगर आप लगाते हैं तो आपको पता है कि ए एक्स और ए वाई को अगर हम प्लस करते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, ओरिजिनल ए जो है वेक्टर है उसके बराबर आ जाएगा। Thus ax and ay are the components of vector A, यानी ax को और ay को हम क्या कहेंगे, a के वो कंपोनेंट्स हैं। Since these are at right angle, डेफिनेटली एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, to each other they are called rectangular components, तो जाहिर है उनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। ठीक है, a के। Considering the right angle triangle OM, अब देखें अब यहाँ तक तो हो गया, अब मैं थोड़ा सा और इसको ज़रा मिटा लेता हूँ, ये जो मैंने गंद उसमें डाला है। अब देखिए यहाँ पे देखें तो एक ट्राइंगल बन रही है, आप ऊपर वाले को छोड़ दें, ओ से पी की तरफ आएँ और पी से एम की तरफ आएँ, तो ये देखें पूरी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ना। और ये देखें यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता था, मैथ के अंदर पढ़ा था हमने कि 90 के सामने जो है ये हाइपोटेनस होता है। और वो जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी, चैप्टर नंबर शायद 7 है, कौन सा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में उसने बताया था कि इनकी कुछ रेशियोज होती थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, पी एम, और हाइपोटेनस क्या है, ओ ए, सॉरी ओ पी। ठीक है, पी एम ओवर ओ पी इज इक्वल टू क्या बनता है, साइन थीटा। और अगर कॉस थीटा बनाना हो तो ये बेस को हम लेते हैं, यानी साइन में परपेंडिकुलर को लेते हैं
और जो हमारा कॉस थीटा था उसमें हम बेस को लेते हैं, ओवर में हमारा हाइपोटेन्यूज ही आता है। अब देखें ये बेस है ए एक्स और ये हाइपोटेन्यूज है ए, तो ए एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। मैं यहाँ थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि उसने डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये ए एक्स, अब जरा इसमें माउस के साथ में लिखता हूँ ना तो लिखाई अजीब सी होती है, तो एक दफ़ा लिख लेते हैं। ए एक्स ओवर ए किसके बराबर है? कॉस थीटा के। अब जरा कॉस थीटा भी मैं लिख लेता हूँ जैसा भी लिखा जाता है, कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब ये एक रिलेशन समझ आ गया आपको कि कॉस थीटा कैसे बनता है। ये जो हमारी बेस होती है ओवर में हाइपोटेन्यूज ए एक्स ओवर ए। अब यहाँ से ए एक्स ओवर ए है तो अगर आपने ए एक्स फाइंड करना है तो ए ओवर में है ना, तो ए को उठा के कॉस के पास ले जाए, तो ए इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो फिर रिलेशन बन जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, जो कि उसने ये देखें ये बनाया हुआ है। ठीक है, वो ज़ाहिर है एक दो स्टेप उसने नहीं किया ना, उसने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि ये हमने अगेन 9 में पढ़ा हुआ है। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, यानी अब ये रिलेशन क्या बता रहा है कि हमें अगर उस ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये रिलेशन यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं कि उस ए का मैग्नीट्यूड लें, लेट्स सपोज 50 न्यूटन है और उसका कॉज ऑफ द एंगल थीटा लेट्स सपोज 30 डिग्री है, तो कॉस 30 कैलकुलेटर में लेके उसको 50 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स कंपोनेंट बन जाएगा। सो इसी तरह से ए वाई कंपोनेंट बनता है। तो ए वाई कंपोनेंट वही है जो मैंने कहा साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर ये जो पी एम है वो बेसिकली ओ एन के बराबर ही है, क्योंकि जो इधर है वही इधर है। ठीक है, तो ये जो पी एम है ना इसको ए वाई कह लेंगे, तो ये बेसिकली हमारा ए वाई है इस साइड पे। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए वाई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसका भी जब ए उधर जाएगा तो इसका भी रिलेशन ये बन जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ये रिलेशंस हमें दोनों याद करने हैं, इससे हमें ए एक्स और ए वाई फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ओरिजिनल वेक्टर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड और साथ उसका जो है एंगल दिया हो तो फिर हम ए एक्स और ए वाई फाइंड कर लेते हैं। ज़ाहिर इसके फिर सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसी के थोड़ा अपोजिट जाना है कि अगर लेट्स सपोज हमें ए एक्स और ए वाई दिए हुए हैं तो उससे वापस ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करना हो और ये देखना हो कि वो कितना एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो कि आगे उसने बताया हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर के वेक्टर को फाइंड किया जाए फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके जो कंपोनेंट्स अगर हैं वो दिए हुए हैं, तो इफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर शोन, अगर वो दिए हुए हैं, वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम भी लग रहा है, मसला फिसागोरस जो आपने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, हाइपोटेन्यूज ए है, बेस ए एक्स है और जो परपेंडिकुलर है वो ए वाई है, यानी ए का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज अकेला एक तरफ होता है। पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था मैथ के अंदर कि हाइपोटेन्यूज एक तरफ होता है और बाकी दोनों एक तरफ होते हैं। तो ए का स्क्वायर एक तरफ और ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर एक तरफ। वो देखें यहाँ पे ये फार्मूला बनाएंगे, ये जो उसने बनाया हुआ है। ठीक है, और ये वही बात कि वो ओ पी से शुरू किया है उसने, ओ पी, ठीक है ना, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर और ओ एम का स्क्वायर। तो वहाँ से वो स्टार्ट लेता है, ओ पी की जगह ए, वो सारे उसकी वैल्यू लगाएंगे, ये ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। और यहाँ से चूंकि हमें ए फाइंड करना है तो चूंकि ए के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना है। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी ज़ाहिर है इसके ऊपर स्क्वायर होगा ना ऐसे, और ऊपर हम स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी और उस साइड पे भी उसने ली हुई है, तो ज़ाहिर है इधर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कट जाएगा। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फिर ए फाइंड करना हो तो फिर ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर्स लें, उनको प्लस करें, उसका वो स्क्वायर रूट लें, तो फिर हमें उस वेक्टर का पता चल जाता है कि वो वेक्टर कितना था। और डायरेक्शन लेनी हो तो फिर tan थीटा यूज़ करते हैं, क्योंकि tan थीटा का फार्मूला था, tan थीटा में ये जो हाइपोटेन्यूज आता है ना वो नहीं आता इसके अंदर। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और बेस क्या है, ए एक्स। tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये देखें फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अब ये लिखा हुआ tan थीटा इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए वाई। ये पी एम ओ पी को निकाल भी दे तो है, डायरेक्ट लिखें tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। और चूंकि थीटा चाहिए तो tan उठ के दूसरी तरफ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। सो tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। सो बेसिकली आपके पास ये दो फार्मूले डेवलप हो जाते हैं, एक ये वाला फार्मूला और एक ये वाला फार्मूला। इनको भी आपने याद करना है।
ठीक है, दो ये फार्मूले हैं, याद करना है, जेन में रखना है क्योंकि इनके न्यूमेरिकल आएंगे, और दो ये फार्मूले हैं, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो ये 4 फार्मूले आपको आने चाहिए। अब आगे उसने जो एग्जाम्पल की हुई है, ये लंबा चौड़ा काम है, ये जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसके साथ करेंगे, क्योंकि ऐसे ज़ुबानी समझाना मुश्किल होता है, और ज़ाहिर है बहुत सारे उसने स्टेप नहीं किए होते, तो मैं जब लिख के करता हूँ तो फिर ज़रा डिटेल में समझ आ जाएगी कैसे करना है। तो ये तो हो गया। अब ये जो चीज़ें थी यहाँ तक, ये पुरानी चीज़ें थी। अब इससे फर्दर कुछ चीज़ें नहीं लाएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली क्लासों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जब आपस में ज़रब दी जाती है। अब मल्टीप्लाई करने के दो डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, एक को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और एक को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ये बेसिकली उनका बिहेवियर होता है कि वेक्टर्स आपस में बिहेव किस तरह से करते हैं। सो देखें, कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स जो हैं जब आपस में मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो दो तरीके हैं हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर, प्रोडक्ट का मतलब ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। एक जो मैं कह रहा हूँ ना डॉट प्रोडक्ट, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, यानी जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो जो आंसर आए वो स्केलर क्वांटिटी आए, इस लिहाज से उसको वो डिफाइन करता है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आए वो वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दो नाम हमें जेन में रखने हैं, और ये बेसिकली उसकी डेफिनेशन टाइप उसकी आ गई कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट्स इन अ स्केलर क्वांटिटी, जैसे अभी बताया कि ज़रब देने से उनका आंसर जो है स्केलर क्वांटिटी आए, देन इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और इसी वर्डिंग के लिहाज से दूसरा वेक्टर भी हो जाएगा कि व्हाइल इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ज़रब देने से अगर वो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आता है देन इट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो सारा हमारे पास है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है। अब उनका प्रोडक्ट लेने लगे हैं और वो स्केलर आता है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे? वो कहता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ए डॉट बी, बजाय बीच में ज़रब का निशान लगाने के क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो डॉट बड़ी क्लासों में बेसिकली ज़रब के लिए होता है। अक्सर मैथ में भी हम कई दफ़ा मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट लगा रहे होते हैं। तो ए डॉट बी से उसको शो कराएंगे, और उसका फिर फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब ए बी कॉस थीटा का मतलब क्या है, ए और बी ये उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, वो हम यहाँ लिखेंगे। और जाहिर है कि वो तो दोनों वेक्टर्स आपस में एंगल कितना बना रहे हैं, ठीक है, वो कॉज ऑफ द एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये देखें उसने ये डायग्राम भी उसकी शो की हुई है कि ये ए वेक्टर इधर को जा रहा है, बी वेक्टर इधर को जा रहा है, तो उनके दरमियान जो है वो एंगल थीटा है। तो इस तरह से करके ये फार्मूला हमारे पास आ जाता है। तो नीचे लिख भी रहा है वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन दम। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ज़रूर आप इसको याद करें डेफिनेशन के तौर पे, क्योंकि इसमें फार्मूला भी आ जाता है और सारी एक्सप्लेनेशन आ जाती है।